गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का संपूर्ण आईएएस पीसीएस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, संपूर्ण आईएएस पीसीएस की ओर से यूपी पीसीएस का एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है। ये क्रैश कोर्स आपके यूपी पीसीएस ही नहीं बल्कि सभी स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही लाभजनक होने वाला है। हमारी ओर से एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है। अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। आपको ये जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी इसमें कोई भी चार्ज नहीं लग रहे हैं। इसलिए आप मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े और उसका लाभ उठाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम यहाँ पर साइंस डील करते हैं। हम लोग यहाँ पर साइंस के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारे पीसीएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोग टिश्यू टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे, तो लास्ट क्लास में हमने प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले हैं एनिमल टिश्यू की। अगर हम बात करें कि टिश्यू क्या होते हैं, ऊतक क्या होते हैं, तो ऊतक कोशिकाओं का समूह होते हैं। और ऐसा ही नहीं है कि आप कोई भी 4 कोशिकाएं उठा करके रख दीजिए और उनके समूह को हम ऊतक बोल दें, ऐसा नहीं होता है। इसकी कुछ शर्तें होती हैं। शर्त क्या है? ऊतक की शर्त होती है कि जो भी ऊतक होंगे वो ऊतक, उनकी ओरिजिन जो है एक ही प्लेस से होनी चाहिए, यानी उनकी उत्पत्ति का जो स्थान होगा वो सेम होना चाहिए और उनका फंक्शन भी सेम होना चाहिए। ऐसे ऊतक को, ऐसे कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक बोलते हैं। तो हमारे ऊतक कोशिकाओं का ऐसा समूह होते हैं जिनकी उत्पत्ति एवं कार्य प्रायः समान होते हैं। साइंस की वह ब्रांच जिसमें हम टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं, ऊतक के बारे में अध्ययन करते हैं, वो कहलाती है हिस्टोलॉजी। तो कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। साइंस की वह ब्रांच जिसमें हम टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं हिस्टोलॉजी कहलाती है। अगर हम बात करें ऊतक की, तो ऊतक हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्लांट टिश्यू और दूसरा होता है एनिमल टिश्यू। लास्ट क्लास में हमने प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस किया है। वहां पर मैंने आपको बताया है कि प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, उनकी कहाँ पर प्रेजेंस होती है, उनके फंक्शन क्या होते हैं, और इसमें जो आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया है। तो आप प्लांट टिश्यू का सीरीज जरूर देखें। अभी हम बात करने जा रहे हैं एनिमल टिश्यू की। अभी हम एनिमल टिश्यू की बात करते हैं। एनिमल टिश्यू ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि एनिमल में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इनको जंतु ऊतक या फिर एनिमल टिश्यू कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एनिमल टिश्यू। जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू की बात करें कि हमारे एनिमल टिश्यू या जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो जंतु ऊतक होते हैं 4 प्रकार के।
एनिमल टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला ऊतक, दूसरा होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, एक है मस्कुलर टिश्यू यानी पेशीय ऊतक और न्यूरल टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक। एपिथेलियल यानी उपकला ऊतक की बात करें तो उपकला ऊतक जो होते हैं ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन का काम करते हैं और हमारे जो भी इंटरनल ऑर्गन है या हमारी बॉडी है इसको कवरिंग का काम करते हैं, इसको कवर करने का काम करते हैं, इसी वजह से ये हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। जब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की, संयोजी ऊतक की, तो कनेक्टिव टिश्यू ऐसे ऊतक होते हैं जो कि हमारे संपूर्ण शरीर को जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे ऊतक को हम संयोजी ऊतक बोलते हैं। मस्कुलर टिश्यूज की बात करें तो मस्कुलर टिश्यूज जो है ऐसे टिश्यूज हैं, ऐसे ऊतक हैं जो हमारे बॉडी के पार्ट को फॉर्म करने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद है न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू का अगर हम बोले तो ये काम करते हैं हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को फॉर्म करने का। अब हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की, उपकला ऊतक की। तो उपकला ऊतक हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारा होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में हमारे आते हैं क्यूबॉइड, घनाकार, स्क्वेमस, शाल की उपकला ऊतक और कॉलमनर। स्तंभाकार। तो एपिथेलियल टिश्यू हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू यानी साधारण उपकला ऊतक
और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू यानी जटिल उपकला ऊतक। साधारण उपकला ऊतक हमारा 3 प्रकार का होता है, घनाकार, शाल्की और स्तंभाकार। कॉम्प्लेक्स यानी जटिल की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्त्रीकृत और दूसरे होते हैं संक्रमणकालीन उपकला ऊतक। जब हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यूज की, तो मस्कुलर टिश्यूज जो है हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा स्टारिएटेड या फिर इसी का दूसरा नाम है स्केलेटल मसल और इसको हम बोलते हैं कंकालीय पेशी। दूसरा है हमारा अनस्टारेटेड मसल्स यानी आरेखित पेशियां, आरेखित पेशी या आप इसको आरेखित पेशियां बोल सकते हैं। तीसरा होता है हमारा कार्डियक मसल यानी हृदय पेशियां। एक एक करके हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की। आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये एपिथेलियल टिश्यू का डायग्राम है। एपिथेलियल टिश्यू में यहाँ पर हमारा एक टाइप है सिंपल और दूसरा है कॉम्प्लेक्स। सिंपल की अगर हम बात करें तो इसका हमारा एक टाइप है स्क्वैमस टिश्यू। देखिए जब भी आप स्क्वैमस टिश्यूज को देखते हैं, स्क्वैमस टिश्यूज को जब भी आप देखेंगे तो इसका अरेंजमेंट जो आपको ये दिख रहा है, ये अरेंजमेंट जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ऐसे देख के हमको लगता है कि जैसे फर्श पे कोई टाइल्स अरेंज हो, फर्श पे टाइल्स की तरह इसका अरेंजमेंट होता है। इसीलिए स्क्वैमस टिश्यूज को हम पेवमेंट टिश्यू या फुटपाथीय ऊतक कहते हैं। कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं स्क्वैमस टिश्यू? देखिए स्क्वैमस टिश्यूज की हम बात करें कि ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो हमारे जो स्क्वैमस टिश्यूज हैं ये उन जगहों पर पाए जाते हैं जहां पर डिफ्यूजन होता है यानी विसरण होता है। विसरण या डिफ्यूजन क्या होता है? देखिए हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जो मूवमेंट होता है वही डिफ्यूजन कहलाता है। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं का जाना ही विसरण कहलाता है। तो हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं हमारे, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज जो है स्ट्रक्चर के बेसिस पे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू। साधारण उपकला ऊतक और जटिल उपकला ऊतक। हमने साधारण और जटिल उपकला ऊतक क्यों कहा इसको? देखिए सिंपल एपिथेलियल टिश्यू यानी साधारण उपकला ऊतक ऐसे टिश्यू होते हैं जो सिंगल लेयर में पाए जाते हैं, एक ही लेयर में एक ही परत में पाए जाते हैं, और ऐसे उपकला ऊतक को हम बोलते हैं साधारण उपकला ऊतक। और जब हम बात करते हैं जटिल उपकला ऊतक की, तो जटिल उपकला ऊतक ऐसे ऊतक होते हैं जो एक से ज्यादा लेयर में पाए जाते हैं, एक से ज्यादा परत में पाए जाते हैं। ऐसे ऊतक को हम बोलते हैं जटिल उपकला ऊतक या फिर कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को हमने सिंपल क्यों कहा? क्योंकि ये सिंगल लेयर में प्रेजेंट होता है, एक परत में पाया जाता है। एक परत में पाए जाने के लिए ये की वजह से ये क्या कहलाया? साधारण उपकला ऊतक। अब ये हमारे कौन कौन से हैं? तो यहां पर हमारा एक है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, शाल्कीय उपकला ऊतक, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, शाल्कीय उपकला ऊतक,
इनका अरेंजमेंट ऐसा रहता है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। इनका जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है हमारा सिंपल स्क्वेमस टिश्यू। और स्क्वेमस टिश्यूज को जब भी आप देखेंगे तो ये ऐसे लगता है जैसे फर्श पे टाइल्स अरेंज है, और फर्श पे टाइल्स की तरह इनका अरेंजमेंट है, इसीलिए ये पेवमेंट टिश्यू कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाता है? एक प्रकार का पेवमेंट टिश्यू कहलाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज पेवमेंट टिश्यू। फुटपाथीय ऊतक बोलते हैं इसको। ठीक है, पाया कहाँ जाता है या काम क्या है इसका? तो देखिए स्क्वेमस टिश्यूज जो हैं, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है डिफ्यूजन, कार्य है इसका विसरण। विसरण क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है? तो किसी चीज का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जो मूवमेंट होता है वही डिफ्यूजन यानी विसरण कहलाता है। जैसे इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है परफ्यूम। परफ्यूम हम कभी पर घर पे खड़े होकर एक जगह पर लगाते हैं, थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि परफ्यूम के पार्टिकल्स पूरे घर में फैल जाते हैं। तो ये कैसे फैले? ये डिफ्यूजन के थ्रू फैले, क्योंकि जहां पर परफ्यूम आपने लगाया वहां पर परफ्यूम का कंसंट्रेशन ज्यादा था, बाकी घर में इसका कंसंट्रेशन लो था। फिर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जो उसका फ्लो हुआ वही क्या कहलाया? डिफ्यूजन कहलाया। हमारी बॉडी में डिफ्यूजन कहाँ पे हो रहा है? तो देखिए हमारी बॉडी में जो हम डिफ्यूजन की बात करते हैं तो हमारी ब्लड वेसल्स में डिफ्यूजन होता है। हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वहां पर पाया जा रहा है स्क्वेमस टिश्यू, रुधिर वाहिनियां। देखिए जो हमारे इपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, इपिथेलियल टिश्यूज में ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती। अगर हमारे इपिथेलियल टिश्यू में ब्लड वेसल्स नहीं पाई जा रही हैं तो वहां पर न्यूट्रिएंट कैसे पहुंच रहे हैं? तो देखिए जहां पर मान लीजिए ये हमारी स्किन है और हमारी स्किन कई लेयर्स में पाई जा रही है, हमारी स्किन में तो ब्लड वेसल नहीं है, लेकिन एक बात तो है कि स्किन के नीचे कहीं ना कहीं तो ब्लड वेसल्स होंगी। उसकी जब 4-5 लेयर्स हैं, उस लेयर के बाद जो है हमारी ब्लड वेसल्स होंगी, 5 से 8 लेयर पाई जाती है हमारी स्किन में। अब यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स है, ये जो ब्लड वेसल्स हमारी बनी हुई हैं, ये ब्लड वेसल्स हमारी बनती हैं स्क्वेमस टिश्यूज से। अब होता क्या है कि यहाँ पर खाना कैसे जाएगा? तो यहाँ पर खाना जाता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, क्योंकि जो हमारा ब्लड वेसल्स है ये खाने की सप्लाई कर रहा है, और जब ये न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कर रहा है तो इसमें न्यूट्रिएंट्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और जो हमारे बॉडी पार्ट है वहां पर जो है इसका कंसंट्रेशन कम है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, और ये किससे हो रहा है? ब्लड वेसल्स से हो रहा है। तो ब्लड वेसल्स में हमारे पाए जाते हैं, रुधिर वाहिनियों में पाए जाते हैं शाल की उपकला ऊतक। उसके अलावा कहाँ पाए जाते हैं? ये तो हो गया। दूसरा ये पाए जाते हैं एल्वियोली ऑफ लंग्स। फेफड़ों की वायु कूपिका में। अब लंग्स जो है होता है हमारा, हमारे जो लंग्स में या फिर फेफड़ों में हम कहें वायु कूपिकाएं पाई जाती हैं, छोटी छोटी वायु कूपिकाएं होती हैं जिनको हम एल्वियोली भी बोलते हैं। एल्वियोली जो होता है ये साइट होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। हम लोग सांस लेते हैं तो हमारी हवा कहाँ पहुंचती है? फेफड़े में पहुंचती है। फेफड़े में एक जगह है वायु कूपिका, और जो कि हमारे लंग्स की सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है। एल्वियोली क्या है? स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट।
फेफड़े की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई होती है हमारी एल्वियोली। अब ये जो एल्वियोली है यहाँ पर, यहीं पर हमारे ऑक्सीजन पहुंचते हैं, और जब यहाँ पर ऑक्सीजन पहुंचता है तो हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। अब यही ऑक्सीजन हमारे ब्लड में ऐड होती है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो यहाँ पर जो ये एडिशन का काम हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? डिफ्यूजन की वजह से हुआ है, क्योंकि जो हमारा लंग्स का जो एल्वियोली होता है ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस एल्वियोली में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या है? बढ़ जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब यही ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन में ऐड हो जाती है, ब्लड में ऐड हो जाती है, और हमारा ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है, रक्त शुद्ध हो जाता है। तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है, गैसों का जो वितरण हो रहा है, वो जो है हमारे कहां पर हो रहा है? एल्वियोली में हो रहा है। और वो एल्वियोली में ऐसा कैसे हो पा रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ पर स्क्वैमस टिश्यू पाए जा रहे हैं, साल की उपकला उतक पाए जा रहे हैं, और साल की उपकला उतक का काम क्या होता है? डिफ्यूजन करना, विसरण करना। ठीक है, उसके अलावा ये पाए जाते हैं हमारा जो लंग्स के अलावा हमारा जो नेफ्रॉन होता है। देखिए नेफ्रॉन जो है, जैसे भी आपने पढ़ा एल्वियोली जो है लंग्स की स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है, वैसे ही हमारे किडनी की स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन। ये जो हमारा नेफ्रॉन होता है, हमारा जो नेफ्रॉन होता है उसका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ये होता है हमारे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन का जो ये वाला हिस्सा होता है, ये जो आप कप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, यहीं पर हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, यहीं पर हमारी क्या है? रुधिर वाहिनियां हैं। काम क्या है इसका? देखो, जो हमारी किडनी होती है, यहाँ पर काम होता है फिल्ट्रेशन का। और फिल्ट्रेशन किसका हो रहा है? तो देखिए यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो रहा है हमारे ब्लड का। किसका फिल्ट्रेशन हो रहा है? हमारे ब्लड का हो रहा है। क्यों हो रहा है? देखिए हमारे बॉडी में बहुत सारी प्रोसेसेस चलती रहती हैं। इन प्रोसेसेस के दौरान बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होते हैं, और या फिर हम लोग बहुत सी चीज़ों का ऐसा कंजप्शन करते रहते हैं जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है। तो इन सब को बाहर करने के लिए, शरीर से बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर में फिल्ट्रेशन होता है, और ये फिल्ट्रेशन का काम होता है किडनी में, और किडनी के नेफ्रॉन में होता है। क्योंकि हमारी जो किडनी है उसकी सबसे छोटी यूनिट जो होती है फंक्शनल, वो होती है नेफ्रॉन। अब यहाँ पर पाए जा रहे हैं ब्लड वेसल्स, और ये वही ब्लड वेसल्स हैं जिनसे ब्लड फिल्टर होना है। अब इन ब्लड वेसल्स में कंसंट्रेशन क्या है? चीजों का ज्यादा है। अब इन्हीं को हमें शरीर से बाहर निकालना है। और ये वाला जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर हमारा बाउमैन्स कैप्सूल कहलाता है। बाउमैन्स कैप्सूल कहलाता है, और इसी बाउमैन्स कैप्सूल में आकर के हमारे ब्लड वेसल्स रहते हैं, और ब्लड वेसल्स में कंसंट्रेशन जो है, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है उनका ज्यादा है, और उनका जो हाई कंसंट्रेशन है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, और फिर वो नेफ्रॉन से फिल्टर होकर के यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो फिल्ट्रेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। इसीलिए जो है यहाँ पर मौजूद होते हैं स्क्वैमस टिश्यू। तो ये बात थी स्क्वैमस टिश्यू की। अब हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड की अगर हम बात करें तो इसका नाम क्यूबॉइड क्यों रखा गया? देखिए क्यूबॉइड का नाम क्यूबॉइड इसीलिए रखा गया, घनाकार उपकला उतक इसीलिए रखा गया क्योंकि इसका जो शेप था वो घन के आकार का था, और क्यूब के आकार का होने के कारण ही इसका नाम क्या रख दिया गया? क्यूबॉइडल टिश्यू रख दिया गया, घनाकार उपकला उतक रख दिया गया।
जब हम बात करते हैं क्यूबॉइड एपिथेलियल टिश्यू की, तो इसका नाम क्यूबॉइड क्यों पड़ा है? क्योंकि इसका जो शेप है वो क्यूब के आकार का है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? क्यूबॉइड एपिथेलियल पड़ गया है। काम क्या है? तो इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। काम क्या है? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। और शोषण करना और स्रावित करना। अवशोषण और स्रावित करना काम होता है क्यूबॉइड एपिथेलियल टिश्यू का। किसी चीज को ये एब्जॉर्ब करेगा या फिर सिक्रीट करने का काम करेगा हमारा घनाकार उपकला ऊतक। तो देखिए ये सिक्रीशन कहाँ पर करता है? हमारी जो ग्लैंड्स हैं, जो ग्लैंड्स की जो डक्ट्स होती हैं, नलिकाएं होती हैं, उन नलिकाओं में भी सिक्रीशन होता है और उनमें एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है और उनको सिक्रीट करने में मदद कौन करता है? क्यूबॉइड एपिथेलियल टिश्यू करते हैं। तो इसकी लोकेशन कहाँ पर है? प्रेजेंस कहाँ पर है? उपस्थिति इसकी ग्रंथियों की नलिकाओं में पाए जाते हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, और कौन से एपिथेलियल टिश्यू? क्यूबॉइड एपिथेलियल टिश्यू। उसके अलावा अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का जो बाउमेंस कैप्सूल वाला हिस्सा है, यहाँ पर चीजों को क्या हो रहा है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट हो रहा है। तो ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर हमारा पाया जा रहा था स्क्वेमस टिश्यू, साल्की उपकला ऊतक, शाल्की पाया जा रहा था। लेकिन जब ये चीजों का फिल्ट्रेशन करता है ना, तो ये क्या करता है? इसको लगता है सब वेस्ट प्रोडक्ट ही तो नहीं आ गया, उस चक्कर में ये सारी चीजों को फिल्टर कर देता है। और जब ये सारी चीजों को फिल्टर कर देता है, फिर इसको याद आता है अरे बड़ी गड़बड़ हो गई। और जब इसको गड़बड़ का अंदाजा होता है, फिर ये चीजों को फिर से एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। और जब एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर एक्सेस में एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो एक्सेस में एब्जॉर्ब किया होता है उसको सिक्रीट करता है। ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का जो काम है, ये पूरे नेफ्रॉन में चलता रहता है। और नेफ्रॉन के किस भाग में चलता रहता है? तो ये वाला जो इसका पार्ट होता है, ट्यूबुलर पार्ट कहलाता है, नलिकाकार भाग कहलाता है। और जो इसका नलिकाकार भाग है, नलिकाकार भागों में पाए जाते हैं हमारे क्यूबॉइड एपिथेलियल टिश्यू। तो ये कहां पर मौजूद होते हैं? ये मौजूद होते हैं हमारे ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के नलिकाकार भागों में। नलिकाकार भाग में पाए जाते हैं हमारे क्यूबॉइड एपिथेलियल टिश्यू। तो क्यूबॉइड एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, अवशोषण और स्रावित करना। शेप इनका क्यूब की तरह था, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? क्यूबॉइड एपिथेलियल टिश्यू, घनाकार उपकला ऊतक। अब हम बात करते हैं कॉलमनर टिश्यू की। स्तंभाकार उपकला ऊतक। जब हम स्तंभाकार उपकला ऊतक की बात करते हैं तो आप इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये पिलर लाइक सेल्स पाई जाती हैं। यहाँ पर इनकी जो सेल्स होती हैं वो लंबी सेल्स होती हैं, लॉन्ग सेल्स होती हैं। और इनका कंपैरिजन जो है
खंबे से किया गया है, पिलर से किया गया है, क्योंकि पिलर्स की भी साइज जो है, लेंथ उसकी ज्यादा होती है, लंबाई ज्यादा होती है। तो ये सेल्स जो है थोड़ी सी लंबी ज्यादा थी, और लंबे होने की वजह से जो है इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया कॉलमनर टिश्यू कहा गया। तो कॉलमनर जो टिश्यू होते हैं ये हमारी इनकी सेल्स कैसी होती हैं, पिलर लाइक सेल्स। इनकी सेल्स जो होती हैं वो पिलर लाइक होती हैं, खंबे की तरह होती हैं, स्तंभ की तरह होती है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, पिलर लाइक सेल्स यानी कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। फंक्शन क्या है इनका, काम क्या है, तो काम इनका भी होता है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। इनका भी काम है एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये सभी एक ही जगह पे पाए जाएंगे, कॉलमनर और क्यूबॉइड? ऐसा नहीं है, इनका शेप का भी डिफरेंस है, काम एक ही है लेकिन शेप का डिफरेंस है, और प्रेजेंस जो है दोनों की अलग अलग है। क्या कार्य है इसका, तो इसका भी कार्य है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। अवशोषण व स्रावित करना काम है इसका, ठीक है। प्रेजेंस कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, देखिए जो हमारा कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होता है, कभी कभी इस पे सीलिया पाया जाता है, और जब इसके ऊपर सीलिया पाया जाता है तो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू कहलाता है। सीलिया क्या होता है, तो देखिए सीलिया जो होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर नहीं होते हैं लेकिन बाल की तरह कुछ संरचनाएं होती हैं जिनको हम हेयर लाइक स्ट्रक्चर को सीलिया बोलते हैं। जो हमारा ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया यानी जो हमारी श्वास नली होती है, और जो हमारी श्वास नली में होते हैं इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्यों पाया जाता है, तो हमारे सीलिया जो होते हैं, ये जो हमारे ट्रैकिया में पाए जाते हैं, ये बैकफ्लो का काम करते हैं। जैसे कभी कभी आप देखते हैं जब डस्ट चली जाती है सांस के रास्ते या ट्रैकिया के माध्यम, ट्रैकिया में चली जाती है, तो उस टाइम खांसी आने लगती है। खांसी क्यों आने लगती है, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उसको सीलिया बैकफ्लो करने का काम करता है। तो ये जो सीलिया होता है ये प्रेजेंट होता है हमारे कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू में, इसीलिए ये कहलाता है सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। अब ये कहां पर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है हमारे ट्रैकिया में, श्वास नली में। श्वास नली के अलावा, ट्रैकिया के अलावा जो हमारा कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू है ये हमारे इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है, और इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन करता है, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है हमारा माइक्रोविलाई कहलाता है। ये जो माइक्रोविली है हमारी, इसका काम क्या है, तो देखो ये एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। ऐसे अगर ये सीधा सीधा होता तो हमारा सरफेस एरिया सिर्फ इतना पोर्शन होता, लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी इसका सरफेस एरिया बढ़ गया है, और सरफेस एरिया बढ़ गया है तो इसलिए ये ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ये क्या है, ये सारा इसका सरफेस एरिया बढ़ गया है, और ज्यादा से ज्यादा चीजों को ये कम समय में एब्जॉर्ब कर पाए, इसीलिए पाया जाता है यहाँ पर माइक्रोविली। तो एग्जाम में पूछता है ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये फिंगर लाइक होता है, माइक्रोविली। इसको बोलते हैं सूक्ष्मांकुर। सूक्ष्मांकुर जो होते हैं हमारे उंगलियों की तरह संरचनाएं होती हैं जो कि काम करती हैं सरफेस एरिया को बढ़ाने का। तो ये कहां पर प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में।
छोटी आंत में। तो ये बातें थी हमारी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू की। वैसे आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू से ही आते हैं, कॉम्प्लेक्स से बहुत ही रेयरली क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू की। देखिए कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल की बात करें कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है स्ट्रेटिफाइड या स्तरीकृत। देखिए इसको हमने कॉम्प्लेक्स क्यों कहा है या जटिल क्यों कहा है, क्योंकि एक से ज्यादा लेयर में पाया जाता है, मोर देन वन लेयर। एक से अधिक परत में पाया जा रहा है हमारा कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू। अब ये जो है इसका एक टाइप होता है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड जो होता है ये हमारा 5 से 8 लेयर में पाया जाता है, 5 से 8 परत में पाया जाता है हमारा स्ट्रेटिफाइड। और स्ट्रेटिफाइड के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारी जो स्किन है, त्वचा है, ये त्वचा में हमारे मौजूद होता है स्ट्रेटिफाइड। ठीक है। दूसरा होता है हमारा ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल जो होता है ये संक्रमणकालीन उपकला ऊतक कहलाता है। संक्रमणकालीन जो उपकला ऊतक होता है ये 4 से 5 लेयर में पाया जाता है, 4 से 5 परत में पाया जाता है। ठीक है। और ये कहां पर मौजूद होता है? देखिए ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू ऐसी जगहों पर मौजूद होता है जहां पर थोड़ा सा स्ट्रेच होता हो। ये स्ट्रेच होता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर में। हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है इसके पास 250 ml से 750 ml यूरिन स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। अब जब हम इसमें यूरिन स्टोर करते हैं तो जैसे आप गुब्बारे में पानी भर देते हैं तो गुब्बारा स्ट्रेच हो जाता है, और जब गुब्बारे से पानी निकाल देते हैं तो गुब्बारा पुराना अपने वापस उसी कंडीशन में आ जाता है, अपने ओरिजिनल जो है शेप में आ जाता है। तो ठीक वैसे यहाँ पर भी होता है कि जब हमारा यूरिन स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में, और जब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है तो वहां पर जो है ये स्ट्रेच हो जाता है, और जब यूरिन रिलीज कर दिया जाता है तो ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो जो स्ट्रेच होने की जो इसमें कंडीशन पाई जा रही है वो किसकी वजह से पाई जा रही है? ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू की वजह से पाई जा रही है। तो ट्रांजिशन एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं, संक्रमणकालीन उपकला ऊतक जो होते हैं, ये स्ट्रेच होने में सहायता करते हैं। तो ये बातें थी हमारे सिंपल या और कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू की। अब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं ये जोड़ने का काम करते हैं। अब देखो ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अगर आपके इस टॉपिक में कहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कनेक्टिव टिश्यू में। कनेक्टिव टिश्यू का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आपको मैंने ब्लड के बारे में बताया था, जब ब्लड पढ़ाया था उस टाइम पे बताया था हमारा ब्लड भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, रुधिर भी हमारा एक संयोजी ऊतक है। लेकिन कैसा है ये? तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक होता है हमारा ब्लड। एग्जाम में पूछता है कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है, तरल संयोजी ऊतक कौन होता है, तो कौन है? ब्लड। उसके अलावा बोन, हड्डियां, हड्डियां भी जो है हमारी एक संयोजी ऊतक होती। ठीक है। उसके अलावा हमारा लिगामेंट,
लिगामेंट जो है ये भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या काम करता है लिगामेंट? तो लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, हड्डी को यानी बोन टू बोन कनेक्ट करने का काम करता है। हमारी हड्डियां आपस में जुड़ी हुई हैं, तो ये हड्डियां हमारी आपस में किसके थ्रू जुड़ी हुई हैं? ये जुड़ी हुई है लिगामेंट के थ्रू। एक होता है हमारा टेंडन। टेंडन क्या होता है? तो देखिए टेंडन जो होता है हमारा, ये हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है। हमारी हड्डियां मांसपेशियों से आपस में जुड़ी होती हैं और इनको जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन करता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कनेक्टिव टिश्यू हैं। उसके अलावा हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू होता है वायवीय ऊतक, एरियोलर टिश्यू। वायवीय ऊतक जो है वायु को, हवा को संचित करने का काम करता है। ठीक है, और ये हमारा एक रिपेयर टिश्यू भी कहलाता है। क्या कहलाता है? रिपेयर टिश्यू कहलाता है, मरम्मत ऊतक कहलाता है। मरम्मत ऊतक है, कौन है? हमारा वायवीय ऊतक है, एरियोलर टिश्यू। एक हमारा होता है एडिपोज टिश्यू, और एडिपोज टिश्यू को हम बोलते हैं वसीय ऊतक। वसीय जो ऊतक होते हैं ये वसा संचित करते हैं, फैट स्टोरिंग टिश्यू होते हैं। वसा को संचित करने का काम कौन करता है? एडिपोज टिश्यू करते हैं, हमारे वायवीय ऊतक, वसीय ऊतक करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कनेक्टिव टिश्यूज थे जो कि हमारी बॉडी में कनेक्शन का काम कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। ये है हमारा मस्कुलर टिश्यू, और मस्कुलर टिश्यू मैंने बताया हमारा 3 प्रकार का होता है। एक है स्केलेटल मसल, दूसरा है स्मूथ मसल, और तीसरा है कार्डियक मसल। ठीक है, स्केलेटल मसल को हम कंकालीय पेशियां भी बोलते हैं। कंकालीय पेशियां। स्मूथ मसल्स को हम चिकनी पेशी, और कार्डियक मसल को हम हृदयक पेशी बोलते हैं। देखिए जो हमारा स्केलेटल मसल है, स्केलेटल जो हमारी मसल होती है, ये हमारी एक ऐसी मसल है जो कि वॉलेंट्री मसल है। वॉलेंट्री मसल का मतलब है ऐसी पेशियां हैं जिनको हम अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमारे हाथ हैं, पैर हैं, इनका नाम ही क्या है? कंकालीय पेशियां। तो कंकालीय पेशियां जो है ये हमारे हैंड और लेग का फॉर्मेशन करती हैं। और आप यहाँ पर देख रहे हैं ये छोटी छोटी यहाँ पर रेखाएं पाई जा रही हैं। ये जो रेखाएं हैं ये बैंड कहलाती हैं, और इन रेखाओं की प्रेजेंस की वजह से ही इनका दूसरा नाम है स्ट्रिएटेड मसल या फिर रेखित पेशियां। ये रेखित पेशियां क्यों कहला रही हैं? क्योंकि इसके ऊपर रेखाएं पाई जा रही हैं, और रेखाओं की उपस्थिति की वजह से ये रेखित पेशियां कहला रही हैं। लेकिन जो हमारी स्मूथ मसल है, ये स्मूथ मसल क्यों कहलाई? तो देखो यहाँ पर कोई भी रेखाएं नहीं पाई जा रही हैं, रेखाएं अब्सेंट हैं यहाँ पर, और रेखाओं की अब्सेंस की वजह से इनका सरफेस जो होता है स्मूथ दिखता है, चिकना दिखता है, इसीलिए हम इनको स्मूथ मसल्स बोलते हैं। हमारी जो कार्डियक मसल होती है ये फॉर्मेशन करती है हमारे हार्ट का, और ये भी एक प्रकार की रेखित पेशियां होती हैं, क्योंकि ये जो बैंड पाए जा रहे हैं ये बैंड यहाँ पर भी मौजूद होते हैं। और ये जो बैंड पाए जाते हैं ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से बने होते हैं। एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से बने बैंड पाए जाते हैं, और ये बैंड जो होते हैं डार्क और लाइट बैंड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर अल्टरनेट रूप से
डार्क और लाइट बैंड पाए जाते हैं, यानी एकांतर रूप से गहरे व हल्की धारियां पाई जाती हैं। ये धारियां एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की बनी होती हैं। स्केलेटल मसल की हम बात करें तो स्केलेटल मसल जो होती है हमारी, ये ऐच्छिक पेशियां होती हैं। ऐच्छिक पेशियां हमारी ऐसी पेशियां होती हैं जिनको हम अपनी इच्छा के अनुसार चला सकते हैं। हमारी मर्जी होगी तो हम खाना खाएंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। मन होगा तो हम जो है हाथ से लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारी मर्जी चल रही है, हम हाथ से खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे, हाथ से लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। तो ये ऐच्छिक पेशियां हैं, यानी इन पे हमारी इच्छा का कंट्रोल चल रहा है। तो ऐसी पेशियां जिन पे हमारी इच्छाओं का कंट्रोल चलता है ऐच्छिक पेशियां कहलाती हैं, या फिर वॉलंटरी मसल्स कहलाती हैं। हमारी जो भी ऐच्छिक पेशियां होती हैं, ये ऐच्छिक पेशियां हमारी बहुत जल्दी थक जाती हैं। तो ये क्या होती हैं? थकती भी हैं, आसानी से थक जाती हैं। आप किसी दिन ज्यादा काम कर लें या ज्यादा चल लें तो आपके हाथ और पैर थक जाते हैं, इसीलिए ये बहुत ही जल्दी गेट टायर्ड हो जाती हैं। हमारी जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं स्केलेटल मसल होती है। स्मूथ मसल की बात करें तो ये हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट का फॉर्मेशन करते हैं। कहने का मतलब है हमारे जो भी आंतरिक अंग हैं उनका निर्माण करते हैं हमारे स्मूथ मसल। हार्ट को छोड़ करके हार्ट का फॉर्मेशन ये नहीं करते हैं। इनके पास रेखाएं नहीं पाई जाती हैं और रेखाएं एब्सेंट होती हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है? स्मूथ मसल चिकनी पेशियां। ये चिकनी इसीलिए हो गई हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी रेखाएं नहीं पाई जाती हैं। ये हमारे इंटरनल ऑर्गन जैसे लीवर है, इंटेस्टाइन है, इन सभी का फॉर्मेशन कर रही हैं। और ये थकती नहीं है, आसानी से थकती नहीं, आसानी से नहीं थकती हैं, पूरे लाइफ टाइम काम करती रहती हैं। देखिए, जब भी आप देखेंगे आपका मर्जी होगी तो हाथ पैर से कुछ काम करेंगे, मर्जी होगी नहीं करेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं इंटेस्टाइन की, लीवर की, तो ये अपना प्रॉपर इफिशियंसी से काम करते रहते हैं, इनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। और ऐसी पेशियां हमारी जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अनैच्छिक पेशियां कहलाते हैं। अनैच्छिक यानी जिनका हमारी इच्छा पर कोई कंट्रोल नहीं है, जिनका हमारी इच्छा से कोई कंट्रोल नहीं हो पाता, उन्हें हम अनैच्छिक पेशियां कहते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो क्या हैं? इंटरनल ऑर्गन भी हमारे स्मूथ मसल से बनते हैं। और ये क्या है? हमारी अनैच्छिक पेशियां हैं, ये आसानी से थकती नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के फिलामेंट्स नहीं पाए जाते, पाए यहाँ पर भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बैंड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, रेखाओं का निर्माण नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं कार्डियक मसल की। तो कार्डियक मसल जो है हमारी क्या है? एक प्रकार की रेखित पेशी है। और रेखित पेशी है इसका मतलब क्या है? यहाँ पर रेखाओं का निर्माण हुआ है और रेखाओं के निर्माण की वजह से ही ये पेशियां क्या कहलाई? रेखित पेशियां कहलाई। और ये रेखित पेशियां जो बनी हैं, यानी कहने का मतलब है रेखाएं जो यहाँ पर आई हैं वो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट से यहाँ पर भी आई हैं और यहाँ पर भी डार्क और लाइट बैंड पाए जा रहे हैं। ये फॉर्मेशन करते हैं हमारे हार्ट का, हृदय का। हृदय का जो हमारे निर्माण हुआ है वो होता है हमारे कार्डियक मसल से। कार्डियक मसल जो है ये भी हमारी एक प्रकार की अनैच्छिक पेशियां होती हैं, इनको हम अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और इसीलिए ये हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं हमारी कार्डियक मसल्स और हमारे स्मूथ मसल्स, ये दोनों अनैच्छिक पेशियां हैं और जो स्केलेटल मसल है वो हमारी ऐच्छिक पेशियां हैं। बात समझ में आई? और अनैच्छिक पेशियां जो भी हैं हमारी वो आसानी से थकती नहीं है और ऐच्छिक पेशियां जो हैं वो आसानी से थक जाती हैं। ये बात थी हमारे मस्कुलर टिश्यू की। मस्कुलर टिश्यू के बाद अब हम बात करते हैं न्यूरल टिश्यू की। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये हमारे न्यूरल टिश्यू का डायग्राम है। न्यूरल टिश्यूज जो होते हैं ये न्यूरॉन से मिलकर बने होते हैं और ये फॉर्मेशन करते हैं हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का। यानी हमारा ब्रेन और मस्तिष्क जिसको हम बोलते हैं ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड यानी हमारा जो मेरुरज्जु है वो मिलकर बना हुआ है न्यूरॉन से। न्यूरॉन हमारे शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, सबसे लंबी सेल है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका हमारी कौन है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका है हमारी
न्यूरॉन्स। ठीक है, ये आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। न्यूरॉन में क्या क्या पार्ट पाया जा रहा है, देखिए न्यूरॉन का ये हिस्सा जो है, जो छोटे छोटे आपको ये दिखाई दे रहे हैं स्ट्रक्चर निकले हुए, ये हमारा कहलाता है डेंड्राइटिस। इसमें बीच में ये जो पाया जा रहा है ये हमारा न्यूक्लियस है, यानी केंद्रक है। ठीक है, ये वाला जो हमारा हिस्सा है पूरा ओवरऑल यहां से यहां तक, ये कहलाता है सेल बॉडी। हिंदी में इसको बोलते हैं सोमा। सोमा को ही बोलते हैं सेल बॉडी। बीच बीच में आप ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये हमारा क्या है, एक्सॉन है। एक्सॉन के बीच में जो ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर ये छोटी छोटी हमारी सेल्स पाई जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं श्वान कोशिकाएं, श्वान कोशिका बोलते हैं। ठीक है, और एक श्वान, उसके बाद ये जो है हमारा क्या है, एक्सॉन है। ये हिस्सा हमारा एक्सॉन कहलाता है। ये वाला जो हिस्सा है, ये पोर्शन, ये हमारा माइलिन शीट है। ठीक है, और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं जो एंडिंग में है, ये है हमारा एक्सॉन टर्मिनल। क्या है, एक्सॉन टर्मिनल। और माइलिन शीट जो है हमारी, एक माइलिन शीट से दूसरे माइलिन शीट के बीच की जो आप डिफरेंस देख रहे हैं, ये हमारा क्या कहला रहा है, नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, नोड ऑफ रेनवियर कहला रहा है। ठीक है, ये है हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब ये जो न्यूरॉन का हमारा स्ट्रक्चर है, ये जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। और न्यूरॉन हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका तो होती ही है, उसके अलावा इसके पास सेल डिवीजन की पावर नहीं होती है, कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती है। इसीलिए बोला जाता है जब भी बाइक चलाएं तो हेलमेट पहनकर, गाड़ी में बैठे फोर व्हीलर पर तो सीट बेल्ट पहन के, क्योंकि जब भी चोट सिर पर लगती है तो इसकी रिकवरी होना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये मिलकर बनी होती है न्यूरॉन से। और न्यूरॉन जो होते हैं इनमें सेल डिवीजन की पावर नहीं होती है, कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती है। यहाँ पर करीब 90% कोशिकाएं विभाजन की क्षमता नहीं रखती हैं। इसीलिए जो बोलते हैं कि सबसे ज्यादा लोएस्ट रीजनरेशन की पावर जो है वो किसी के पास, कौन सी सेल के पास है, तो वो होती है हमारी न्यूरॉन के साथ। और अगर हम कहें मैक्सिमम रीजनरेशन की पावर हमारी बॉडी में किस ऑर्गन में है, तो वो है लीवर में। लीवर यानी यकृत में सबसे ज्यादा मैक्सिमम रीजनरेशन की पावर होती है, पुनर्जनन की क्षमता होती है। जो हमारा डेंड्राइटिस होता है और ये जो हमारा एक्सॉन टर्मिनल है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, देखो कोई भी जो हमारी बॉडी में इंपल्सेस होते हैं, संवेदनाएं होती हैं, जैसे आपने कभी किसी गर्म वस्तु को टच किया, और गर्म वस्तु को अगर आपने टच किया है तो आपका हाथ जो है अपने आप हट जाता है। वो कैसे हट जाता है, क्योंकि हमारे जो इंपल्सेस हैं, संवेदनाएं हैं, वो हमारे ब्रेन तक गई हैं और फिर ब्रेन ने हमारे आदेश दिया है उसको हाथ हटाने का। तो ये जो संवेदनाएं हमारी गई हैं और फिर हमारे जो ब्रेन ने यानी मस्तिष्क ने जो रिस्पांस किया है और फिर हमने हाथ हटा लिया है, ये जो संवेदनाओं को लाने और ले जाने का काम कर रहा है वो हमारा न्यूरॉन कर रहा है। जब हम बात करते हैं कि हमारी जो भी संवेदनाएं हैं, वो हमारी संवेदनाएं सोमा की ओर आए, सेल बॉडी की ओर आए, तो ये काम करता है डेंड्राइटिस। डेंड्राइटिस जो है संवेदना को लेकर आता है सोमा की ओर, सोमा की ओर यानी सेल की ओर, सेल बॉडी की ओर। ये जो इंपल्सेस को लेके आने का काम करता है हमारा डेंड्राइटिस। और जब हम बात करते हैं एक्सॉन टर्मिनल की, तो जो एक्सॉन वाला हमारा हिस्सा होता है, ये क्या करता है, ये हमारे न्यूरॉन से, मतलब जिस न्यूरॉन में हमारी इंपल्सेस आई हैं उस न्यूरॉन से दूर ले जाने का काम करता है। तो ये दूर कहाँ ले जाता है, ऐसा नहीं कि कहीं दूर ले जा रहा है। दूर ले जाने का मतलब है इसको यहीं पर हमारी दूसरी जो है, यहीं पर डेंड्राइटिस पाए जाएंगे और यहीं से हमारी दूसरे न्यूरॉन्स अटैच होते हैं। तो हमारा जो दूसरा न्यूरॉन होगा, उस दूसरे न्यूरॉन में इंपल्सेस को ले जाने का काम करता है हमारा एक्सॉन। तो जो भी हमारे इंपल्सेस हैं टुवर्ड सोमा कौन लेके आता है, डेंड्राइटिस लेके आता है, और सोमा से दूर ले जाने का काम कौन करता है, एक्सॉन करता है। और ये एक्सॉन फिर लेकर आता है दूसरे जो है हमारे न्यूरॉन में।
ठीक है। तो ये बातें जो है हमारी न्यूरॉन्स की थी। तो ओवरऑल जो हमने आज डिस्कशन किया है, एनिमल टिश्यू के बारे में किया है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में किया है, ये कहाँ पर पाई जाती हैं, यहाँ से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर हम कहें इस टॉपिक से न्यूरॉन वाले पोर्शन से क्या पूछा जाता है, तो देखिए न्यूरॉन वाले जो भी यहाँ से क्वेश्चन आता है न्यूरॉन पार्ट से, न्यूरॉन से जो है इनके स्ट्रक्चर दे दिए जाते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब है स्ट्रक्चर नहीं दिया होता, इनकी नेमिंग दी हुई होती है और पूछता है इनमें से ये किस बॉडी पार्ट से हमारा रिलेटेड है। तो उस टाइम पे आपकी न्यूरॉन्स की सेल या फिर नेफ्रॉन ऐसे आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो पूछ लेता है कि एग्जाम में आपके नोड ऑफ रेनवियर हमारी जो है किस सेल से संबंधित है, या माइलिन शीट किस सेल से रिलेटेड है, एक्सॉन्स किस सेल से रिलेटेड है। इस टाइप से क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो भी स्टडी चल रही है यहाँ पर हम 3 पोर्शन में बातें करते हैं। एक बार तो हम पूरा टॉपिक पे डिटेल में डिस्कस करते हैं, उसके बाद में फिर जो है हम कुछ स्लाइड्स और पीडीएफ के थ्योरी के फॉर्म में डिस्कस करते हैं, जो कि आपको कुछ फैक्चुअल चीजें दी होती हैं उनकी हम बात करते हैं, और उसके बाद में जो है हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अभी अब हम बात करते हैं कि कुछ हमारी जो फैक्चुअल चीजें हैं। देखिए अब यहाँ पर जो है हम बात कर रहे हैं, देखिए स्केलेटल मसल की बात यहाँ कह रही है। तो स्केलेटल मसल यानी हमारी कंकालीय पेशियां, कंकालीय पेशी की अगर हम बात करें कंकालीय पेशियां जो है ये क्या है, फाइबर्स हैं, स्टायरेटेड हैं, ठीक है। ये कैसी होती हैं, स्टायरेटेड होती हैं, ट्यूबुलर होती हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं इनका स्ट्रक्चर क्या है, ट्यूब लाइक है, इसलिए हम बोल रहे हैं ये ट्यूबुलर होती हैं। और जो है ये स्केलेटन से अटैच होती हैं, हमारे कंकाल से जुड़ी होती हैं, और ये हमारी वॉलेंट्रिक पेशियां होती हैं, ऐच्छिक पेशियां होती हैं, यानी जिनको हम अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसी पेशियां क्या है, वॉलेंट्री पेशियां हैं। और ये देखिए ये फॉर्मेशन लोकेशन कहाँ पे है, लोकेशन जो है इनकी पाई जाती है हमारे हैंड में, लेग में, हाथ और पैर में पाई जाती है स्केलेटल मसल। दूसरी है हमारी स्मूथ मसल। स्मूथ मसल की बात करें तो ये कैसी है, नॉन स्टेरॉयडेड है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है इस पर रेखाएं नहीं पाई जाती हैं, या एक आरेखित पेशी है। कैसी है, आरेखित पेशी है हमारी, ठीक है। उसके बाद जो है ये कैसी है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, यानी यहाँ पर एक न्यूक्लियस पाया जाता है। इनवॉलेंट्री है, अनैच्छिक है, अनैच्छिक नहीं है, यानी हम इस पे अनैच्छिक है, यानी इस पे हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर सोचिए ऐसा होता तो हम अपने लीवर को अपने हिसाब से फंक्शन कराते, किडनी को अपने हिसाब से फंक्शन कराते, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर जो है बिना हमारे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के अपना प्रॉपर फंक्शन कर रही है। और ये क्यों कर पा रही, क्योंकि ये अनैच्छिक पेशियां है। वरना जैसे हम आलसी होते हैं, हाथ पैर से काम करने का नहीं मन करता, तो हम आलसियों की तरह कहते हैं आज जो है कि हमें खाना मत डाइजेस्ट करो, ऐसे ही करते रहते हैं हम, है ना। लेकिन यहाँ पर हमारी कोई भी इच्छा का कंट्रोल नहीं चलता है, क्योंकि ये हमारी अनैच्छिक पेशियां हैं। ये जो है कहाँ पर पाए जाते हैं, तो यूजुअली कवरिंग ऑफ वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन, हमारे जो भी इंटरनल ऑर्गन है उनकी वॉल्स पर पाए जा रहे हैं अनैच्छिक पेशियां, यानी स्मूथ मसल्स, जिसको हम बोलते हैं चिकनी पेशियां भी बोलते हैं। फिर है कार्डियक मसल्स, यानी हृदयक पेशियां। हृदयक पेशियों की बात करें तो ये क्या है, स्टायरेटेड है, यानी ये रेखित पेशियां हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो बैंड्स का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए ये क्या है, स्टायरेटेड मसल्स कहलाता है। ये ब्रांच है, उसके अलावा ये यूनिन्यूक्लिएटेड है, यहाँ पर भी एक ही केंद्रक पाया जाता है। ये भी इनवॉलेंट्री है, अनैच्छिक पेशियां है। ये भी कैसी है, अनैच्छिक पेशी है, अनैच्छिक है, यानी हमारा इस पे इच्छा पे कोई कंट्रोल नहीं है। ये कहाँ पर पाई जाती है, ओनली कवरिंग वॉल ऑफ हार्ट। ये केवल कहाँ पर पाई जाती है, हृदय की ऊपर पाई जाती है। जो वॉल्स होती है हृदय की, हार्ट की, वहां पर पाई जाती है। कुल मिलाकर हम कहें तो ये केवल हमारे हार्ट में पाई जाती है, ठीक है। ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर इंटरनल ऑर्गन हमारे बने हुए हैं, उनकी वॉल्स पर कौन पाया जा रहा है, स्मूथ मसल्स। कार्डियक मसल हमारे हार्ट पर पाई जा रही है। ये जो है इसका स्ट्रक्चर जो है टिश्यू उसका दिखाया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बात की गई है एपिथेलियल टिश्यू की। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है, देखिए एपिथेलियल ऊतक शरीर को कवर करता है और शरीर की गुहाओं और अंगों की परत बनाता है, ठीक है।
हमारे जो शरीर है इसकी कवरिंग का, हमारी बॉडी की कवरिंग का काम करता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें श्वसन, पाचन, प्रजनन और उत्सर्जन तंत्र शामिल है। यह विभिन्न कार्य करता है जैसे अवशोषण, संरक्षण, संवेदन और स्राव का। यहाँ पर पूरे एपिथेलियल टिश्यू की प्रॉपर्टी दी है। कुल मिलाकर के हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों की प्रॉपर्टी दी हुई है। इनका काम क्या है? अवशोषण करना, सुरक्षा करना, कवरिंग देना, संवेदनशीलता और किसी चीज को क्या करना है? स्रावित करना है। ठीक है, तो हमारे जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं उन सब में जो है ये फंक्शन करने में रोल प्ले करते हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, देखिए ये जो हमारा इंटेस्टाइन का मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये जो माइक्रोविलाई था, सूक्ष्मांकुर था, वो ये वाला पोर्शन है। ठीक है, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू की हम बात करें, संयोजी ऊतक की बात करें, तो संयोजी ऊतक शरीर के अन्य ऊतकों या अंगों को सहारा देने, जोड़ने या अलग करने का काम करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहे हैं? बॉडी के ऊतकों, अंगों को सहारा दे रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं या फिर उनको अलग करने का काम करते हैं, जिसमें नरम संयोजी ऊतक शामिल होते हैं। इसमें इसके विशेष रूप से जैसे उपास्थि, कार्टिलेज, बोन, वसा यानी एडिपोज टिश्यू, रक्त यानी ब्लड भी आते हैं। देखिए कार्टिलेज की अगर हम बात करें, उपास्थि की बात करें, तो कार्टिलेज जो है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो कार्टिलेज हमारे नोज में प्रेजेंट होता है, नाक में पाया जाता है, ईयर में पाया जाता है, हमारे कान में पाया जाता है कार्टिलेज उपास्थि। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा, यहाँ पर जो हमारी फैट सेल्स हैं, ये किसके द्वारा स्टोर किया गया है? फैट स्टोरिंग टिश्यू है। ठीक है, एडिपोज टिश्यू है। ठीक है, ये सारी जो है हमारे कनेक्टिव टिश्यू की बात हो गई। अब हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू के बारे में अभी हमने डिस्कस भी किया था। ठीक है, इसी कोशिकाएं पतली और लंबी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और ये क्या करता है? हमारे मूवमेंट को करने में सहायता करता है। ठीक है, नर्वस टिश्यू की बात करें, नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक, तो शरीर में विद्युत रासायनिक संकेतों के माध्यम से जानकारी भेजता है ना। हमारे शरीर की जो भी जानकारियां हैं, जो भी हमारी एक्टिविटीज है, उसको ब्रेन तक भेजने का काम करता है और प्राप्त करता है, और ब्रेन से क्या करता है? जो भी रिस्पॉन्स होता है उसके हिसाब से एक्शन लेता है। यह कोशिकाओं से बना होता है जो विद्युत आवेगों को प्राप्त करने और उन्हें शरीर के विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट स्थानों तक पहुंचाने के लिए विशेषीकृत होती हैं। इन कोशिकाओं के संगठन नर्व्स नामक संरचनाओं में होता है। तो देखिए अभी जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, आप कभी भी किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो अब आपका हाथ जो है अपने आप पीछे चला जाता है। तो हाथ पीछे क्यों चला जाता है? तो उतना हमारा जो नर्व्स है ना, वो हमारी इंफॉर्मेशंस को लेके जाता है ब्रेन तक, और फिर ब्रेन हमारा रिस्पॉन्स भेजता है और उसके बाद हम अपने हाथ को हटा लेते हैं। तो ये वाला जो हमारा एक्टिविटी हुई है वो किसके मदद से हुई है? नर्व टिश्यू से मिलकर की वजह से हुई है। और नर्व टिश्यू हमारे किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूरॉन से मिलकर बने होते हैं। ये न्यूरॉन जो होते हैं ये हमारी इन एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं और ये स्पेशली इसीलिए जो है वो डिजाइन होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक ओवरव्यू था जो हमने पूरा पढ़ा था अब तक का, उसका एक आप कह सकते हैं रिवीजन टाइप का। अब हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो हमारा जो है पहला क्वेश्चन है, Which type of connective tissue is responsible for storing energy in the form of fat? वह कौन सा संयोजी ऊतक है जो वसा के रूप में ऊर्जा संग्रहित करने में जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है हमारा ब्लड यानी रक्त, ऑप्शन बी है कार्टिलेज उपास्थि, ऑप्शन सी है एडिपोज या वसीय ऊतक, ऑप्शन डी है एरियोलर टिश्यू या एरियोलर ऊतक। जल्दी से बताइए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हमारा जो एडिपोज टिश्यू होता है, वसीय ऊतक होता है, ये हमारा फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है जो कि वसा को स्टोर करने का काम करता है। एडिपोज टिश्यू, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which type of muscle tissue is found in the walls of internal organ and is involuntary?
कौन सा मांसपेशीय ऊतक आंतरिक अंगों की दीवारों पर पाया जाता है और अनैच्छिक होता है? ऑप्शन ए है हमारा स्केलेटल मसल यानी कंकालीय पेशी, ऑप्शन बी है कार्डियक मसल हृदय पेशियां, ऑप्शन सी है स्मूथ मसल चिकनी पेशियां, ऑप्शन डी है कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक। देखिए, जब हम बात करते हैं कौन सा मांसपेशीय ऊतक हमारे इंटरनल ऑर्गन पे पाया जाता है, तो देखो इंटरनल ऑर्गन पे हमारे पाए जाते हैं स्मूथ मसल चिकनी पेशियां, और हार्ट में हमारे पाए जाते हैं, अगर केवल हार्ट की बात हो रही होती, देखो हार्ट भी हमारा इनवॉलेंट्री मसल्स है जो कि कार्डियक मसल से मिलकर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर केवल हार्ट की बात नहीं की गई है, यहाँ पर बात की गई है इंटरनल ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स जहां पर आया तो एक से ज्यादा ऑर्गन आ गए, और जो हमारी कार्डियक मसल है वो सिर्फ हमारे हार्ट का ही फॉर्मेशन कर रही है, इसलिए कार्डियक मसल हमारा ऑप्शन का आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा? स्मूथ मसल जो होती है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन के फॉर्मेशन का काम करती हैं। स्केलेटल मसल हमारे हाथों पैरों का निर्माण कर रही है, ठीक है। उसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो हमारी बॉडी को कनेक्ट करने का काम कर रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज करेक्ट अबाउट विच इज करेक्ट अबाउट एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कौन सा कथन सही है? लैक ऑफ नर्व सप्लाई, यहाँ पर तंत्रिका जो है आपूर्ति नहीं होती है। ऑप्शन बी है लैक ऑफ ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई, रक्त आपूर्ति की कमी। ऑप्शन सी है लैक ऑफ फ्री सरफेस मुक्त सतह की कमी। ऑप्शन डी है लैक ऑफ इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स अंतरकोशीय मैट्रिक्स की कमी। तो देखो यहाँ पर जो होता है एपिथेलियल टिश्यू में हमारा रक्त की आपूर्ति की कमी होती है, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। आप देखते हैं कभी कभी आपके स्किन में खरोच आ जाता है और आपका ब्लड नहीं आता है। क्यों नहीं आता है उस टाइम पे ब्लड? क्योंकि जो हमारे एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं इनमें जो है ब्लड सप्लाई नहीं होती है, और जब कट छोटा और गहरा लगता है तो भले ही एक सुई चुभ जाती है ब्लड आ जाता है, क्योंकि वो गहराई तक पहुंच जाती है और उतनी दूरी तक पहुंच जाती है जहां पर हमारी ब्लड वेसल्स होती है। लेकिन कभी कभी चोट ज्यादा भले लग जाती है और वो जो है हमारा ब्लड नहीं आता, इसीलिए नहीं आता है क्योंकि हमारे एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। और यहाँ पर जो फूड मटेरियल भी पहुँचते हैं, मैंने बताया था डिफ्यूजन के माध्यम से पहुँचते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर विसरण के माध्यम से यहाँ पर भोजन पहुँचता है। तो ये हमारा इस टॉपिक के बारे में एक ओवर क्वेश्चंस थे। तो आज की अगर आपको सीरीज पसंद आई है एनिमल टिश्यू को तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने यहाँ पर एक पीसीएस का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। यहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट्स के जो है क्रैश कोर्स लाए गए हैं। आप सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस को देखें और उसका लाभ उठाएं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि संपूर्ण आईएएस पीसीएस की ओर से क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है। क्रैश कोर्स के लॉन्च होने के साथ साथ यहाँ पर एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है। अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें और डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं। यह मेंटरशिप प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी इसका कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। तो जब फ्री में है ये तो आप इसमें इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? जल्द से जल्द मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ें। और यहाँ पर आपको आईएएस पीसीएस के द्वारा जो है मेंटरशिप प्रोग्राम से जो है डील कराया जाएगा। तो यहाँ पर आप जो है डायरेक्ट जो है मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। और thank you for watching.